पतली गली है, पतली गली है, कार आती नहीं, क्योंकि कार आती नहीं इसलिए सरकार आती नहीं। देश राज देशी एक ऐसी आवाज जो कि बेबाक थी, बेलौस थी और निडर थी। अपनी ही पार्टी की सरकार पर पार्टी में रहते हुए सवाल उठाने की ताकत, हिम्मत और जुर्रत देशराज देशी में थी। लेकिन एक वफादार सिपाही के तौर पर वो हमेशा बीजेपी में रहे, संस्थापक सदस्य से लेकर अंतिम सांस तक। आज तक हमारे लाइन पार क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को ना तो कोई मेयर का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ना चेयरमैन का, ना महानगर अध्यक्ष का, किसी का भी नेतृत्व नहीं मिला। लेकिन उनका सबसे बड़ा हीरो था उनकी आवाम, उनकी जनता, उनका साथी, सहयोगी, कार्यकर्ता, जिसकी आवाज उठाने के लिए उन्होंने कभी न शर्म महसूस की, न कभी घुटन महसूस की। अगर सरकार किसी की भी रही, देशराज देशी की आवाज हमेशा बुलंद रही। अंतिम सांस तक, यानी 3 मई 2025 तक देशराज देशी ने अपनी शर्तों पर, अपनी ईमानदारी से, अपनी निडरता के साथ बेबाकी से जिंदगी को जिया। तो अब के सबका साथ मोदी जी का नारा है, माननीय मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार लाइन पार क्षेत्र का भी विकास होना चाहिए। हमारे लाइन पार क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को टिकट मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है पार्टी। बीजेपी में रहे, शुरुआत से बड़े बड़े नेताओं का आशीर्वाद लिया, उनका सहयोग लिया, उनके साथ काम किया, चाहे साहब सिंह वर्मा जी हों, चाहे गोविंदाचार्य जी हों, चाहे फिर गाजियाबाद के पहले मेयर स्वर्गीय श्री दिनेश चंद्र गर्ग जी हों। देशराज देशी उनके साथ काम करते रहे और बीजेपी के लिए अपनी जिंदगी को न्योछावर करते रहे। हाँ, इतना जरूर है कि वो पहले भारतीय थे, इंसान थे और पंजाबी थे। अपने समाज के लिए उन्होंने बेहद बेबाकी से आवाज को उठाया। हमने उनसे आखिरी बार एक इंटरव्यू किया था, जो कि गाजियाबाद के उपचुनाव के दौरान हमने किया था, जिसके अंदर उन्होंने अपने समाज की बात को उठाया था। हम उन्हीं यादों के साथ एक बार फिर वो इंटरव्यू आपको दिखा रहे हैं। शायद गाजियाबाद की तरफ से, गाजियाबाद के पंजाबी समाज की तरफ से और हमारी तरफ से स्वर्गीय श्री देशराज देशी जी यानी गाजियाबाद की रौनक को एक आखिरी श्रद्धांजलि होगी, एक आखिरी पुष्प माला होगी, जो कि उनकी यादों में हमेशा महकती रहेगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की कई ब्यूटीज को पूरी दुनिया जानती है। भारत के लोकतंत्र की सुंदरता का पूरा एक तरह से में चर्चा है। देश की लोकतंत्र को लेकर पूरी दुनिया यहाँ सीखने को भी आती है और हमारे लोकतंत्र से उसको आइडियल मानकर बहुत कुछ सीखती है। हमारे देश के लोकतंत्र की बहुत सी ब्यूटीज़ में से एक ब्यूटी ये भी है कि कभी ना कोई चुनाव यहाँ पर होते रहते हैं। कभी विधानसभा है, कभी लोकसभा है, कभी ग्राम पंचायत है, कभी स्थानीय निकाय है। तो ये एक सिस्टमेटिक एक ऐसा दौर है जो कि चलता रहता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो राजनीतिक पर्व था वो होकर निपटा है, यानी लोकसभा के चुनाव। उसके बाद कुछ ऐसे हालात बने कि कुछ सीटों पर जो कैंडिडेट लड़े वो जीत गए और उन्होंने अपनी विधानसभा से इस्तीफा दिया और वहाँ पर अब उपचुनाव होने की नौबत आ गई है। ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी ऐसा ही मामला सामने आया है, क्योंकि अतुल गर्ग जी अब सांसद बन गए हैं, जो कि पहले विधायक थे। उनकी सीट पर अब कंटेस्ट दोबारा होना है। उसकी डेट फिलहाल आई तो नहीं है, लेकिन चूंकि उसकी तैयारियों को लेकर गाजियाबाद में राजनीतिक दलों में रस्साकशी है और हर शख्स जो पॉलिटिकल है वो ताल भी ठोक रहा है और अपनी ताल बिठाने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं। अगर बात करें बिरादरीवाद की और ख़ास तौर से धड़ेबाजी की, उसको लेकर अलग अलग बिरादरियां अपनी तैयारियां कर रही हैं। भाजपा में हालांकि सबका साथ सबके विकास की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर पंजाबी समाज जिसका कि दावा है कि वो उसके संस्थापक सदस्यों में है और बीजेपी को बीजेपी बनाने में पंजाबी समाज के योगदान को नकारा नहीं जा सकता, ये भी एक सच्चाई है। ऐसे में जबकि पंजाबी समाज बहुत दिनों से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है भाजपा के स्तर पर, इस उपचुनाव में भाजपा कितना पंजाबी समाज को सम्मान दे रही है या कितना उसको बात कर रही है, या इस उम्मीदवारी के अंदर पंजाबी समाज का उम्मीदवार कितनी रेस में है, इस तमाम बातों को लेकर हम आए हैं देशराज देशी जी के पास, जो कि पंजाबी समाज के एक प्रमुख
शख्सियत माने जाते हैं और बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में गाजियाबाद के अंदर देखे जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है देशराज देसी जी। तमाम चीज़ें आपको लग रहा होगा कि मैं ही बोले जा रहा हूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपके बोलने का नंबर है कि पंजाबी समाज भाजपा से कितनी उम्मीदें करता है जबकि उसने उसको दिया क्या है। ये दोनों बातें आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। गाजियाबाद जिले के अंदर पंजाबी समुदाय को वो मान सम्मान नहीं मिल पाया जो दूसरे समुदाय को मिला है। हमारे समुदाय को, जबकि गाजियाबाद का पहला विधायक सरदार तेजा सिंह जी थे, उसके बावजूद भी आज हम उस मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए अब हमने अपने को तैयार कर लिया है। ये हमारा उद्देश्य है। यानी आपको लगता है कि जिस स्थिति को या जिसे कहना चाहिए सम्मान के लिए आप डिजर्व अपने आप को मानते हैं वो आप पा रहे हैं, मतलब आपको मिल रहा है या आपको कहीं कुछ खालिश है? नहीं, हमारी हिस्सेदार भी होनी चाहिए। अब हमारे समाज में ये बात उठने लग गई है कि हमारी गाजियाबाद में हिस्सेदारी होनी चाहिए और ये हमारा अधिकार भी है और ये हमारा हक भी है। यानी इस बार उपचुनाव में आप बतौर एक पंजाबी ताल ठोकना चाहते हैं, क्या आपकी मांग है? क्या आपको लगता है? हमारी मांग ये है कि गाजियाबाद विधानसभा 56 में इस बार पंजाबी समुदाय को टिकट मिलनी चाहिए जो कि उसका असली हकदार है। आप दावेदारी करेंगे या किसी और की वकालत करेंगे? टिकट मांग रहा हूं इसीलिए क्योंकि मेरे क्षेत्र के, मैं इसमें एक बात और भी जोड़ना चाहता हूं कि मैं लाइन पार क्षेत्र में रहता हूं और हमें ये बताया जाता है कि लाइन पार क्षेत्र आज एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहता हूं कि गाजियाबाद विधानसभा में 4,80,000 के लगभग वोट है, जिसमें लाइन पार क्षेत्र में 2,80,000 है और हमारा अब ये अधिकार भी बनता है और पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि क्योंकि बहुमत हमारे साथ है इसलिए हमारे समाज को टिकट मिलनी चाहिए और हमारे क्षेत्र को टिकट मिलनी चाहिए। लेकिन देशी साहब, एक कड़वी बात करना चाहूँगा। आप पंजाबी समुदाय को लेकर आगे चल रहे हैं और बल्कि आप कहते हैं झंडा बुलंद कर रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में जिस तरह से शहर के अंदर चर्चा है कि पंजाबी समुदाय की गिनती को लेकर अभी एक आंकड़ा कहीं पेश किया गया, वो उस आंकड़े को लेकर थोड़ा सा आपकी प्रतिक्रिया में जानना चाहूँगा। आंकड़ा है वो बिल्कुल गलत है। जिस व्यक्ति ने भी ये आंकड़ा दिया है, मैं आपको मोटे तौर पे बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो 11,000 का, मेरी जानकारी में है वो 11,000 सिख हैं इस गाजियाबाद विधानसभा के अंदर, पंजाबी हैं। पर उसके अलावा जो अरोड़े और खत्री भी हैं जो पंजाब से आए हुए हैं, उनकी कुल बना के उनकी जो वोट है वो 40 से लेकर 45,000 के बीच में कंफर्म है। मैं गाजियाबाद के 15-20 मोहल्ले भी ऐसे बता सकता हूं जहां पंजाबी समाज का नेतृत्व होना चाहिए, उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। यानी आपको लगता है कि जैसे आप मोहल्लों के जिक्र कर रहे हैं, जगदीश नगर है, गांधी नगर है और तुराब नगर है और तमाम जगह, अर्जुन नगर है, आपका अपना ये भारत नगर है, रामपुरी है, प्रताप विहार है, प्रेम नगर है जी। लेकिन जो आंकड़े आए हैं वो क्या आपको लगता है प्लांटेड हैं या आपको लगता है वो डिमोरलाइज करने के लिए? व्यक्ति विशेष ने छुपाए हैं। जो हमने भी अपना एक सर्वे करवाया, मैं आज आपकी जानकारी में बताना चाहता हूं। गाजियाबाद लाइन पार क्षेत्र में 4,80,000 वोट है, 1,30,000 वोट SC की हैं, 75,000 वोट मुस्लिम वोट है, 60,000 वोट बैकवर्ड हैं, मुझे रटी पड़ी हैं, 40 से 45,000 पंजाबी हैं, 35 से 40,000 ब्राह्मण हैं, 15,000 त्यागी हैं, 25 से 30,000 वैश्य बिरादरी के हैं। जो ये लोग कहते हैं कि हमारा बहुमत है, गाजियाबाद के अंदर आप 5 मोहल्ले वैश्य बिरादरी के बता नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं तो इसके लिए पार्टी को या पार्टियों को, मैं अकेले बीजेपी की बात नहीं करता, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, क्योंकि अगर पंजाबी समुदाय को कहीं टिकट मिलता है, आपकी शायद ये कोशिश रहेगी कि बीजेपी तो दे ही, लेकिन और भी पार्टी से शायद आप डिमांड कर रहे होंगे। लेकिन क्या इस उपेक्षा के लिए अकेले पार्टियां जिम्मेदार हैं या कहीं आपके जो सो कॉल्ड पंजाबी समुदाय के तथाकथित मुठ बने हुए हैं, जो जिसे कहते हैं लीडर्स बने हुए, क्या उनको भी आप मानते हैं या समुदाय कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं? क्योंकि हमारी एक संस्कृति है, हमने ऐसे देना करा है, ऐसे नहीं करा। ये पंजाबी समाज की देन है। हम मांगने में विश्वास नहीं करते, देने में विश्वास करते हैं। पर आज परिस्थितियां अलग बन गई। आज एक व्यापार बन गया राजनीति। व्यापार के अंदर वो कोई चीज़ खरीदी जाएगी तो उसकी कीमत दी जाती है।
यानी आपको लगता है कि अगर व्यापार होगा तो आप व्यापार के तौर पर खरीदने की स्थिति में हैं या आप नहीं, हम टिकट मांगेंगे, हमारा अधिकार है और पार्टी को हमारे विषय में सोचना चाहिए। इस गाजियाबाद लोकसभा के अंदर हमें आज तक कुछ नहीं मिला। 20 मंडल अध्यक्ष है, एक पंजाबी है, पूरी कार्यकारिणी है, कोई पंजाबी नहीं है पदाधिकारी। कितने चेयरमैन है? 3 चेयरमैन है, कोई पंजाबी नहीं है। कोई MLC है, कोई पंजाबी नहीं है। MP है, कोई पंजाबी नहीं है। महानगर अध्यक्ष है, कोई पंजाबी नहीं है। हमारा कहीं भी नेतृत्व नहीं है। अब हमारे समाज के लोगों में ये आवाज उठने लग गई है कि हमें अपना अधिकार लेना है। उसके लिए क्या कोई रणनीति बनाएंगे? रणनीति ये है कि हम पार्टी से टिकट मांगेंगे और अपनी जनसंख्या भी दिखाएंगे और पार्टी से अपना निवेदन भी करेंगे कि हमारे समाज के नाम पर विचार किया जाए। आपने कहा कि आप भी उम्मीदवार हो सकते हैं, यानी आप भी दावेदारी ठोक रहे हैं। नहीं, मैं टिकट मांग रहा हूं। लेकिन पार्टी अगर किसी अदर को देती है, किसी और पंजाबी समुदाय हाँ, तो मुझे उसमें भी कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अभी कुछ अमेंडमेंट्स हुए, कुछ नई चीज़ें हुई हैं कि स्थानीय व्यक्ति को खास तौर से मतलब नेतृत्व होना चाहिए। बीच में आप भी शोर मचाते थे कि सोनिया जी बाहर की हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर आपके क्षेत्र में खास तौर से स्थानीय कौन हमारा ऐसे ये हैं? भी मुद्दा है। क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा ये है कि गाजियाबाद विधानसभा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और हमारी विधानसभा में एक से एक बहादुर कार्यकर्ता है और हमारा अधिकार भी बनता है कि जो भी टिकट मिले गाजियाबाद विधानसभा से मिले। बाहर के किसी भी दूसरी भी विधानसभा का टिकट हमारी विधानसभा से नहीं मिलना चाहिए। क्यों? कि इसका सबसे बड़ा कारण है, जब शहबाबाद विधानसभा का चुनाव होता है तो हमारे यहाँ के किसी भी आदमी पे कोई विचार नहीं किया जाता। जब मुरादनगर का टिकट मांगा जाता तब भी हमारे यहाँ के नाम से कहीं विचार नहीं किया जाता, और जब लोनी का टिकट मांगा जाता तब भी गाजियाबाद विधानसभा का कोई भी कार्यकर्ता उस पर विचार नहीं करता, ना कोई आवेदन करता। और चाहे वो धुलाना का चुनाव हो तब भी हमारा विधानसभा को कोई भी कार्यकर्ता उसमें टिकट नहीं मांगता। जब हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो हमारा नियम ये होना चाहिए कि हमारी विधानसभा को टिकट मिलना चाहिए। इसमें मैं एक बात और भी जोड़ना चाहता हूं। अभी थोड़े दिन पहले 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, हमने एक कार्यकर्ता को एक बूथ पे बैठाया। उस बूथ पे उसका वोट नहीं था। जो वहां का चुनाव अधिकारी था उसने कहा कि आपका इस विधानसभा में वोट नहीं है, इसलिए आप इस बूथ पे नहीं बैठ पाएंगे। जब ये नियम लोकसभा के एक बूथ के लिए है तो ये नियम भी हमारा अधिकार है कि गाजियाबाद विधानसभा के लिए हमारी विधानसभा के व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए। और मैं इसमें कोई बात गलत नहीं कह रहा। देशी जी, आपकी खुराफात जो है राजनीति में, ऐसा लग रहा है कि आप पुराने राजनीतिक होते हुए भी बड़ी डिमांड आपकी अलग होती जा रही है। आपकी एक तो डिमांड ये है कि पंजाबी समुदाय के लोगों को, पंजाबी समाज के लोगों को टिकट मिलना चाहिए। दूसरी बात आप कहते हैं स्थानीय भी होना चाहिए। तो आप पार्टी का इम्तहान ले रहे हैं कि स्थानीय भी हो, पंजाबी भी हो, तो आपके क्राइटेरिया? हाँ, नहीं, स्थानीय भी हो, पंजाबी भी हो और लाइन पर क्षेत्र का भी हो। तीसरा भी मेरा इसमें ये है क्योंकि हमारा बहुमत शहर से ज्यादा है। शहर की परली तरफ लाइन पर क्षेत्र की 2,10,000 वोट है, हमारे क्षेत्र की 2,80,000 वोट है, इसलिए भी हमारा अधिकार बनता है। कुल मिलाकर अगर आप बात करेंगे उपचुनाव में हर पार्टी अपनी अपनी ताल ठोक रही है, अपनी अपनी गणित बिठा रही है। गठबंधन, इंडिया गठबंधन, NDA अलायंस, ये तमाम चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर राजनीति किस कदर बारीक होती जा रही है और कितनी माइक्रो एक तरह से पॉलिटिक्स होती जा रही है, आप देख रहे हैं कि समाज भी अपने लिए डिमांड कर रहे हैं। लेकिन उस समाज में भी एक क्राइटेरिया नए नए आ रहे हैं कि स्थानीय भी हो और एक पर्टिकुलर समुदाय से भी हो। बहरहाल यही शायद हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ब्यूटी भी है कि हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार भी है, मजबूती के साथ। कौन कितनी मजबूती से अपने अधिकारों के लिए लड़ता है ये एक अलग बात होगी। ऐसे में देशी जी और ख़ास तौर से पंजाबी समुदाय के लिए एक इम्तहान का वक्त है कि वो अपने अधिकारों के लिए कितनी मजबूती से लड़ेगा। देशी जी, लास्ट कमेंट आप किसी तौर पर करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, पतली गली है, कार आती नहीं। क्योंकि कार आती नहीं इसलिए सरकार आती नहीं। आज तक हमारे लाइन पर क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को ना तो कोई मेयर का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ना चेयरमैन का, ना महानगर अध्यक्ष का, किसी का भी नेतृत्व नहीं मिला। तो अब के सबका साथ मोदी जी का नारा है
माननीय मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार लाइन पार क्षेत्र का भी विकास होना चाहिए। हमारे लाइन पार क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को टिकट मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है पार्टी से। दिलशाद देशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम चीज़ें रखी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप वो वाले आशिक हैं जो कि अपनी महबूबा को चाहते भी हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। आप पुराने वाजपेयी हैं, बीजेपी के शुरुआती दौर से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन आपकी जो तेवर हैं वो ये बता रहे हैं कि अब आप शायद बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि ये भी बीजेपी की एक ख़ास रणनीति है, और ये भी एक सुंदरता है भाजपा की राजनीति में कि उसके कार्यकर्ता अपनी आवाज़ उठाते भी हैं और अपनी डिमांड रखते भी हैं। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें। ये चैनल आपका है और आपकी आवाज़ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से अपनी राय का इजहार करें ताकि आपकी आवाज़ को और मजबूती से उठाया जा सके।